रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। तो यहाँ से हम ओपन करते हैं वोनिस केमेटिक टूल। फिर बाकी आप सभी लोगों का माइक अनम्यूट है। आज जो भी क्लास होगी आप उसमें समझ में नहीं आता है तो आप उसमें बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा वेट करेंगे। बाकी सभी लोगों को मेरा आवाज आ रहा है? एक बार आप हाथ हिला देंगे, इससे मैं समझ पाऊंगा। जिन भाई का भी स्क्रीन ऑन है। मेरा आवाज सभी लोगों को आ रहा है? एक बार हाथ हिला देंगे। ठीक है, ठीक है। और मुझे ठीक है तो समझेंगे। तो यहाँ पर हमने वोनिस केमेटिक टूल ओपन कर लिया और यहाँ से हम एक बार ले लेंगे आपका जो थर्मल क्या होता है और हमारे फोन में थर्मिस्टर क्यों यूज होता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्चुअली थर्मल होता क्या है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लिखा है आपका थर्मिस्टर। ठीक है, थर्मिस्टर लिखा है तो इसके बारे में समझेंगे थर्मिस्टर क्यों यूज होता है और ये आपको दिखता कैसा है। बाकी आप बेसिक सभी कंपोनेंट समझ चुके हैं। तो यहाँ से आपका है रेडमी 9 ले लेते हैं और यहाँ पर इसके थर्मल चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे रेडमी 9। तो यहाँ पर देखेंगे हमारे फोन के अंदर जो थर्मल रजिस्टर होते हैं वो तीन होते हैं। तो पहला आपका जो 4G IC है उसके पास लगा होता है। ठीक है, सेकंड अगर आप देखेंगे तो ये आपका eMMC के पास लगा होता है। और नंबर थर्ड आपका लगा होता है आपकी बैटरी के अंदर। तो एक्चुअली इन पार्टों के ये एक टाइप का प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन का मतलब होता है कि ये आपका काम करता है टेम्परेचर पर। इसका मतलब होता है कि जैसे आपके जब आप कभी भी अपने फोन को यूज करेंगे या फोन को चलाएंगे तो उस टाइम अगर आपका किसी भी आईसी जैसे आपका नेटवर्क सेक्शन में से जो सबसे ज्यादा आपका 4G IC पर ही लोड पड़ता है क्योंकि आप इंटरनेट 4G पर ही चलाते हैं। तो अगर ये ओवर हीट हो जाएगा तो ये इसकी टेम्परेचर को मेंशन कर लेता है ये इसके टेम्परेचर को। ठीक है, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ये आपका नेटवर्क सेक्शन के टेम्परेचर को सेंस करता है। जैसे मान लो कि हमारा ये आईसी है, इस आईसी का टेम्परेचर उन्होंने सेट किया है कि 50, या आप लिख लो 60। मतलब 60 अगर 60 जो भी आप टेम्परेचर के हिसाब से 60% अगर ये आईसी हीट हो जाएगा तो हमारे फोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि इस आईसी का 60% कंपनी जो बनाया है वो इसका हीटिंग सेंस है। मतलब कि इतना हीटिंग को ये सेंस कर सकता है या प्रोटेक्शन ये संभाल सकता है। इससे ओवर होने पर ये आईसी खराब हो सकता है, शायद बोर्ड में भी आके में आग लग सकती है। तो इस चीज को ये चीज को कैसे सीपीयू समझेगा, तो इसके लिए थर्मल एक रजिस्टर होता है जिसे थर्मिस्टर बोलते हैं। तो थर्मिस्टर एक रजिस्टर का यूज किया जाता है, वो टेम्परेचर पर काम करता है। मतलब इसका मतलब होता है कि जैसे मान लो कि आपका ये एक रजिस्टर, ये भी दिखने में सेम टू सेम रजिस्टर जैसा ही होता है। और ये ज्यादातर आपके फोन में 100 किलो ओम के होते हैं। 100 के 100 किलो ओम के ज्यादातर आपके रजिस्टर होते हैं और 99% आपके एक साइड से ग्राउंड होते हैं आपके। ये आपके एक साइड से ग्राउंड होते हैं। तो हमारे जो फोन में थर्मिस्टर यूज होता है, ये थर्मिस्टर खराब होने से हमारा फोन रीस्टार्ट मतलब कि रीस्टार्ट पर भी चला जाता है। क्योंकि जब ये जो थर्मल
रजिस्टर है वो बूटिंग के सिस्टम में आता है। मतलब बूटिंग का सिस्टम मतलब होता है कि सेट जब आप फोन को ऑन करते हैं तो सॉफ्टवेयर, जब आपका फोन सॉफ्टवेयर को चालू करते टाइम रीड करता है, या जब थ्री डॉट जिससे आप बोलते हैं उसे अपडेट करता है, तो उसमें इसका भी कोडिंग उसमें रीड होता है। अगर आप ये थर्मल रजिस्टर खराब हो जाएगा तो क्या होगा कि आपके फोन, जब भी आप फोन ऑन करेंगे फोन सेट आपका ऑन हो जाएगा, कुछ देर बाद रिस्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका इसका जो कोडिंग है वो उसकी जो उसकी बूटिंग एरिया में नहीं आएगा, तो सेट आपका बार बार रिस्टार्ट होगा, क्योंकि वो इसके कोडिंग को सीपीयू नहीं पढ़ पाएगा, तो सेट को बार बार रिस्टार्ट कर देगा, क्योंकि सेट सीपीयू को हर आईसी का टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। तो एनटीसी हमारे फोन के अंदर जो यूज होता है वो होता है आपका एनटीसी। ये आपका एक एनटीसी थर्मल रजिस्टर है। एनटीसी का मतलब होता है नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। ये आपका हमेशा एक साइड से नेगेटिव से अटैचमेंट में रहता है। तो हमारे पास है ना दो टाइप के थर्मल रजिस्टर होते हैं। ये दिखने में आपका सेम टू सेम रजिस्टर जैसा ही होता है, और आप इसे चेक करेंगे ओम्स पे ही चेक करेंगे, आप इस मोड पे इसको चेक किया जाएगा। इसका काम होता है टेम्परेचर पर, ये टेम्परेचर को सेंस करता है। एक टाइप का आप इसे थर्मामीटर के टाइप से समझ सकते हैं। तो कैसे काम करता है, जैसे मान लो अगर आपका ये एनटीसी जो थर्मोस्टेट वो कैसे काम करता है, वर्किंग देख लेते हैं। वर्किंग में देखेंगे तो हमारा जो एनटीसी थर्मोस्टेट है उसको हीट मैं लिख देता हूँ शॉर्ट फॉर्म में एच, हीट। मतलब क्योंकि ये हीटिंग पे काम करता है, इस ये हीटिंग पे ही काम करेगा आपका। ठीक है। इसका सप्लाई भी इसको चाहिए काम करने के लिए, क्योंकि यहाँ से सेंस होके लाइन सीपीयू को मिलता है। तो हीट, जैसे आप एंटी थर्मल को हीट करेंगे तो इसका वैल्यू लो हो जाएगा। जैसे वैल्यू लो का मतलब है कि आपका ये 100 है, अभी आपका 100 किलो ओम है, ठीक है, तो ये आपका 50 50 केवी हो जाएगा। और आप ज्यादा हीट करेंगे तो ये 10 केवी हो जाएगा, और आप ज्यादा हीट करेंगे तो एक टाइम के लिए जीरो भी हो जाएगा। मतलब हुआ कि एनटीसी थर्मल रजिस्टर को आप हीट करेंगे तो इसका हीट करते टाइम इसका वैल्यू डाउन होता है, इसका वैल्यू डाउन हो जाता है। जितना आप ज्यादा हीट करेंगे उसका वैल्यू उतना ही डाउन होगा। ठीक है। इसके लिए हम इसका जो थ्योरी लिखते हैं वो इस तरह से लिखते हैं कि एनटीसी थर्मल रजिस्टर को चेक करने का तरीका है कि आप जब इसे हीट करेंगे तो इसका वैल्यू डाउन होना चाहिए। मतलब कि कह सकते हैं हीटिंग बढ़ने से इस रजिस्टर का वैल्यू डाउन होता है, जितना ज्यादा हीट होगा उतना वैल्यू उसका ज्यादा डाउन हो जाएगा। और जैसे ये ठंडा होगा तो फिर धीमे धीमे करके इसका फिर से सेम टू सेम जितना इसका वैल्यू है 100 किलो ओम, दोबारा से 100 किलो ओम ही हो जाएगा। तो हमेशा ये आपके लगे होते हैं डिवाइडर सर्किट में। मतलब कि जब भी आपका थर्मल लगा होगा तो वहां पर आपका एक रजिस्टर होगा, ऐसा नहीं है। इसके अलावा थर्मल को हमेशा हम टीएच से, डायग्राम में आपको मिलेगा टीएच से, इसे हम टीएच से शो करते हैं, टीएच थर्मल रजिस्टर, ठीक है। और आप इसके अलावा किसी और रजिस्टर को, जैसे ये एक रजिस्टर नॉर्मल रजिस्टर, जैसे आपका ये एक नॉर्मल रजिस्टर, नॉर्मल रजिस्टर आर, अगर आप इसे हीट करेंगे तो इसकी वैल्यू में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। मतलब थोड़ा बहुत हो सकता है, जैसे आपका ये 10 किलो ओम का है तो अगर हीट करेंगे तो थोड़ा बहुत, मतलब कि 9.5 कुछ दिखाए, बाकी इसका वैल्यू जितना इसका डाउन होता है जीरो तक आ जाता है, ये कभी भी इतना नहीं आएगा। समझो अगर ऐसा होता है तो आप समझ सकते हैं कि ये आपका एक नॉर्मल रजिस्टर है, ये एक आपका थर्मल रजिस्टर ये नहीं है, ये आपका थर्मल रजिस्टर नहीं है। ठीक है। तो हमारे फोन के अंदर जो यूज होता है वो ओनली होता है एनटीसी, एनटीसी यूज होता है ओनली। और एक आपका और होता है जिसे हम बोलते हैं पीटीसी। ये दो टाइप के होते हैं। हमारे बोर्ड में एनटीसी यूज होता है और पीटीसी यूज नहीं होता। पीटीसी आपका एसी वगैरह में यूज होता है, टेम्परेचर, रूम हीटर, इस टाइप में इसका यूज होता है। पीटीसी में क्या होता है, इसका जब आप हीट बढ़ाएंगे तो इसका भी वैल्यू बढ़ जाता है। इसमें क्या है, हीट बढ़ाने पर इसका वैल्यू डाउन होता है, इसका हीट बढ़ाने पर वैल्यू बढ़ जाता है। तो जो हमारे फोन में यूज होते हैं
वो आपके होते हैं एनटीसी। इनका काम होता है आपका टेम्परेचर को सेंस करना। ठीक है, तो टेम्परेचर को सेंस कैसे करते हैं, मतलब कि जितने भी थर्मल होते हैं उनका कनेक्शन होता कैसे है। सबका कनेक्शन सेम टू सेम होता है। तो एक बार डिजाइन देख लेते हैं इसका। तो यहाँ पर हम डिजाइन देखेंगे इसका। जैसे कभी भी कोई भी कनेक्शन आपका थर्मल रजिस्टर का होगा, मतलब कि सेंसिंग का कनेक्शन होता कैसे है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको समझना होगा इसका बेसिक। जैसे मान के चलो आपका आप समझेंगे यहाँ पर ये है सीपीयू आपका। यहाँ पर आपका ये सीपीयू है। क्योंकि जो भी एरर आते हैं टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो, वो इसमें पहले से ही कोडिंग होता है। मतलब कि ऐसा नहीं, सीपीयू भी प्रोग्राम होता है। सीपीयू जब बनता है तो ये भी प्रोग्राम होता है, इसमें भी एक टाइप का फ्लैश, आप ये कह सकते हैं ये भी एक टाइप का प्रोग्राम होता है। ये भी आपका जो इमएमसी होता है उसी में कोडिंग के साथ साथ ये भी आपका उसमें प्रोग्राम इसका भी होता है। जैसे मान लो कि ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट इसका 4G आईसी का सेंसिंग पॉइंट टेम्परेचर का। तो जैसे इस पॉइंट को आपका 0.5 वोल्टेज मिलना चाहिए। मतलब आधा वोल्टेज आप कह सकते हैं, आधा वोल्टेज को मिलना चाहिए, या आधे, मतलब कि ये आईसी सेंस कैसे करता है, आईसी सेंस करता है आपका 0.6 से लेकर आपका ये 0.9 वोल्टेज तक सेंस करेंगे ऐसे। मतलब कि आपका ये जो आईसी होती है वो माइक्रो कंट्रोलर होती है टाइप की, बहुत फास्ट रीड, फास्ट होती हैं। तो ये हमेशा जो रीड करती हैं डिजिटल के कोडिंग से, तो ये 6 से 9 तक ही, 6 से 9 तक वोल्टेज आएगा इसके बीच में, तो ये समझेंगे हाँ यहाँ तक ओके है। अगर यहाँ पर एक वोल्टेज भी हो गया तो ये बोलेंगी टेम्परेचर टू हाई, या इससे कोई वोल्टेज कम चला गया तो ये बोलेगी टेम्परेचर टू लो। मतलब कहीं ना कहीं टेम्परेचर की लाइन में कुछ इशू है, तो ये सेट को ऑन नहीं होने देंगे, सेट को बार बार रिस्टार्ट करेंगे या कोई भी एरर दे देंगे डिस्प्ले पर। तो ये कैसे होता है, तो जैसे मालूम है कि सीपीयू में ये पॉइंट है, तो पहले से ही इस पॉइंट पर मेंशन होता है कि जैसे कि इस पॉइंट को अगर 0.6 वोल्टेज मिलता रहेगा तो यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो सीपीयू को, जब इस पॉइंट पर वोल्टेज नहीं मिलेगा तो सीपीयू आपका एक एरर दे देगा। जो भी आप लोग देखते हैं जिसे आप बोलते हैं टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर टू लो या टू हाई, आप टू लो या टू हाई बोलते हैं। तो वो सीपीयू के इस पॉइंट पर वोल्टेज ना मिलने से पहले ही सीपीयू में उसकी फ्लैश फाइल में ही मेंशन हो जाता है। अगर ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तो फिर वो ये वाला एरर दे देगा। तो ये होता कैसे है, तो यहाँ पर क्या करती है कंपनी, यहाँ पर लगाती है एक थर्मल रजिस्टर। थर्मल रजिस्टर आपका एक लग जाता है, जैसे मान लो आपका ये थर्मल रजिस्टर है, यहाँ पर लगा है, ये आपका हो जाता है एक साइड से ग्राउंड। और आपका इसमें बनेगा डिवाइड सर्किट, मतलब कि यहाँ पर आपका एक रजिस्टर और लगाई कंपनी। ये होगा एक नॉर्मल रजिस्टर, नॉर्मल, ये आपका जो रजिस्टर वो नॉर्मल रजिस्टर आपका नॉर्मल। यहाँ पर जो रजिस्टर वो नॉर्मल रजिस्टर आपका, ये भी आपका ये ग्राउंड नहीं होगा, पर आपका ये ग्राउंड नहीं होगा, ये आपका अटैच होगा सप्लाई से। ये इसको आप कह सकते हैं, इसको पावर आईसी से वोल्टेज मिलेगा 1.8, इस लाइन को मिलेगा। अब आपका ये भी एक रजिस्टर है जो आपका यहाँ पर ये भी आपका 100 किलो ओम का है, ये नॉर्मल है, आ रहा है ओनली। और ये भी आपका 100 का है, पर ये टीएच है, मतलब कि थर्मल है। ये आपका थर्मल रजिस्टर है। तो यहाँ पर आपका बन गया डिवाइडर सर्किट। जब आपका दो रजिस्टर में से एक रजिस्टर ग्राउंड होता है तो उसे हम डिवाइडर सर्किट बोलते हैं। तो डिवाइडर सर्किट का मतलब होता है कि इन दोनों के बीच में से जो वोल्टेज निकलेगा वो वोल्टेज आपका इतना होना चाहिए, 0.6 से लेकर 0.9 तक अगर मिलता है सीपीयू को, अगर कंटिन्यू मिलता रहेगा तो सीपीयू आपको कभी भी, आपको कोई भी एरर नहीं देगा, सेट आपका रिस्टार्ट भी नहीं होगा, ना ही वो कोई एरर देगा आपका।
तो ये वोल्टेज आप कैसे निकालते हो, इस वोल्टेज का अब एक फॉर्मूला होता है, वो उसका मतलब जैसे हमको निकालना क्या है, बी टू, ये हमारा बी टू वोल्टेज है, यहीं का वोल्टेज चेक करना है कितना वोल्टेज आएगा। तो हम इसे बोल देते हैं बी वन, ये पहला वोल्टेज हो गया। और ये पहला रजिस्टर है तो हम इससे बोलेंगे R1, और ये दूसरा रजिस्टर तो बोलेंगे R2। इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है यहाँ पर V2, ये V2 है, V2 बराबर आपका होता है V1, और आपका R2 नीचे R1 प्लस R2। इसका एप्लीकेशन भी आता है, आप एप्लीकेशन प्ले स्टोर डाउनलोड कर सकते हैं डिवाइड सर्किट का। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर लेंगे, जैसे V1 वोल्टेज कितना है हमारा 1.8। अब R2 की वैल्यू कितनी है 100, तो आप यहाँ पर गुणे में 100 कर लेंगे। नीचे आपका R1 भी 100 है, और प्लस R2 भी आपका 100, तो हम दोनों को जोड़ देते हैं क्योंकि आप नीचे प्लस लगा हुआ था, 200 हो गया आपका। अब आप अब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा एक 180, और फिर आप यहाँ पर 2। अब आप इससे इसे जब डिवाइड करेंगे तो आपका 0.9 आ जाएगा, 0.9, 0.9। तो जैसे आपका टेम्परेचर यहाँ पर कम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से ये यहाँ पर वोल्टेज भी आपका, वैसे तो वोल्टेज फिक्स रहता है 0.9, कभी कभी कम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पर मेंशन हो गया, अगर आपका, क्योंकि कोई भी लॉजिक आईसी हमेशा रीड करती है, अगर उसे 0.6 से लेकर 0.9 तक मिलेगा तो वो रीड करेगी ये ओके है, उसे रीड करेगी ओके। अगर यहाँ पर 1 हो जाएगा, कहीं 1 तक चला गया तो बोलेगी टेम्परेचर टू लो, मतलब हाई। अगर ये 0.5 भी हो गया ये, तो वो इससे जीरो में पड़ेगी, क्योंकि कोई भी ऐसी 0 से 5 तक पड़ती है, 0 से 5 होगा तो लो पड़ेगी, अगर 5 से 9 तक होगा तो उसे सही पड़ेगी, और 1 से ऊपर निकलेगा तो उसे हाई पड़ेगी, उसे हाई पड़ती है। तो इस तरह से अगर 0.9 वोल्टेज को मिलता रहेगा तो ये कोई भी एरर नहीं देगा, ना ही तो आपके डिस्प्ले में कुछ टेम्परेचर टू हाई टेम्परेचर लो नहीं लिख कर आएगा। ठीक है, अब इसको पहचानने का तरीका क्या है, जैसे आपके पास हर बार तो डायग्राम नहीं होता है, तो किसी का, तो इसको पहचानने का सिंपल सा तरीका है कि आपको जैसे आप जितनी भी रजिस्टर ढूंढेंगे उसमें से केवल आपकी 100 किलो ओम की रजिस्टर कुछ ही होती हैं, और इसे ढूंढने का तरीका है कि आप सीधा सीधा डायग्राम में TH लिख के सर्च कर देंगे तो आपका मिल जाएगा। अगर ये नहीं मिलता है तो आप हल्का सा क्या करेंगे, आप हल्का सा इसे हीट करेंगे, हल्का सा हीट करेंगे, जिस रजिस्टर का वैल्यू डाउन होता जाता है धीमे 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 करके, तो समझ जाएंगे कि ज्यादातर ये 4G का मिलेगा, मेंशन कर लेना आप, या आपको बैटरी का मिलेगा, जैसे ये EMC का मिल रहा है आपको, यहाँ भी 100 किलो ओम का, ये यहाँ भी डिवाइडर सर्किट आपका बनेगा, ऐसे ही आपके ये लगे होते हैं। तो यहाँ पर अगर आपका कभी भी अगर ये गड़बड़ हो जाएगा तो भी आपका सेट चला जाएगा, रिस्टार्ट पे चला जाएगा, नहीं तो ऑटो पोर्ट पे चला जाएगा सेट आपका, अगर थर्मल का लाइन यहाँ पर कट जाएगा। और अगर बैटरी में से खराब हो जाएगा तो बैटरी का आप लोग जानते हैं, बैटरी टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टू हाई आ जाता है। तो इसका मतलब होता है कि जब हम टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर टू हाई की बात करते हैं तो हमको इसकी पूरी लाइन चेक करनी पड़ती है, CPU तक का लाइन चेक करना। जैसे बैटरी से अगर आप एरर उठा रहे हैं तो आपको CPU, जैसे मान लो कि इसका जो पॉइंट है, इसका जो पॉइंट है ना आपका, वो आपका CPU में जा रहा है, इसका जो पॉइंट है, जैसे मान लो आपका ये पॉइंटर सीपीयू में जा रहा है और आपको ये थर्मल नहीं मिल रहा, और आपने CPU, जैसे ये CPU किसी और फॉर्म लगा हुआ है तो आपने वहां से देख लिया कि इसके इस पॉइंट पर इसका थर्मल का लाइन यहाँ, ठीक है, आपको समझ में आ गया। एक बार यहाँ पर आता है, ठीक है, ये थर्मल का लाइन आपका यहाँ आता है इस पॉइंट पर, और आपके पास क्या है कि इस ये जो है ना IC, आपके पास जो बोर्ड है उसका डायग्राम नहीं है, पर इसमें जो CPU लगा है वो किसी और फॉर्म में CPU है, और आपको उस फोन का आपने डायग्राम से देखा कि उस फोन में CPU की इस पिन पर थर्मल की सेंस के लाइन, तो फिर आप अपनी तरफ से इस डिवाइडर सर्किट को बना सकते हो। कैसे बनाएंगे, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर दो रजिस्टर ले लेंगे, यहाँ पर आप थर्मल नहीं लेंगे, यहाँ पर दो रजिस्टर लेंगे, चाहे तो आप थर्मल नहीं लेंगे, थर्मल के लिए हमको 1.8 वोल्टेज देना होगा, तो 1.8 वोल्टेज हम इसे नहीं दे सकते, इसलिए हम यहाँ पर लेंगे थर्मल, यहाँ पर हम ओनली थर्मल लेंगे, यहाँ पर लेंगे नॉर्मल रजिस्टर।
तो एक रजिस्टर को हम यहाँ ग्राउंड कर देंगे, तो हम ग्राउंड करना होता है। तो यहाँ पर हम दो रजिस्टर ले लेंगे, ये आप अलग से बना सकते हैं। एक आपने रजिस्टर ले लिया आपका 39 किलो ओम का, और एक आप ले लेंगे ये इतने किलो ओम का। जब बैटरी से एरर आ रहा है और आपने ये, और आपको इसे वोल्टेज कहाँ से देना है, और ये इसका सेंसिंग पॉइंट है, यहाँ से इसको कितना मिलती है, 0.6 से लेकर 0.9 वोल्ट तक इसको मिलना चाहिए। और आपके फोन में डिस्प्ले में चार्जिंग एरर आ रहा है, तो सीधा सीधा आप सीपीयू से लाइन ढूंढ सकते हैं, उसके सीपीयू से लाइन ढूंढ लेंगे कहाँ तक, जैसे सीपीयू से लाइन ये यहाँ इस पॉइंट पर भी पा रहा है, मालूम हो गया। तो आपको इस लाइन, इस पॉइंट को किसी तरह से इतना वोल्टेज देना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ से 5 वोल्टेज दे देंगे। जब आप चाय लगाते हैं, चाय लगाने का 5 वोल्टेज मिलता है, और ये चाय लगाते ही एरर मार रहा है, तो हम क्या करेंगे, चार्जिंग का जो 5 वोल्टेज है उस वोल्टेज को यहाँ दे देंगे। तो ये दो रजिस्टर है, ये दो रजिस्टर से जब हम बीच का वोल्टेज निकालेंगे तो हमको ये वोल्टेज इन के बीच में से ये वोल्टेज आपको मिल जाएगा। कम से कम तकरीबन आपको 0.5 करीब वोल्टेज आपको यहाँ मिलेगा। अगर आप इस तरह से भी अपनी तरफ से बना के भी दे सकते हैं, यहाँ पर इसे मिल जाएगा, तो सीपीयू फिर एरर नहीं देगा आपका, सीपीयू फिर आपका यहाँ पर एरर नहीं देगा। मतलब कि थर्मल रजिस्टर का सर्किट ऐसे ही बनता है। जितने भी थर्मल रजिस्टर के सर्किट आज तक बने हैं, सबका ये सेम टू सेम ही डिजाइन होता है आपका यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, आपका माइक अनम्यूट है थर्मल के बारे में, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सर मेरे पास एक Note 9 है, MI Note 9। उसमें रीस्टार्ट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो मैंने क्या करा, थर्मल भी चेंज करा, दोनों चेंज करा, 4GPF का भी और MMC के नीचे वाला। और उसके बाद CPU भी रिवॉल्व करा, फिर भी नहीं सही हो रहा है। उसको कैसे सही कर सकते हैं? तो देखो ऐसा होता है कि जैसे आप जैसे आपका ये सील्ड निकला हुआ है, ठीक है, सील्ड में से जैसे कोई भी रजिस्टर ग्राउंड से अटैचमेंट में है, ठीक है, अगर उस रजिस्टर का ग्राउंड निकल गया है, जैसे हम पतरा निकालते हैं, इसे आप चाहे आप टीन बोल सकते हैं या सील्ड बोल सकते हैं, जब आप निकालते हैं तो कभी कभी ऐसे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर के साइड से ग्राउंड निकल जाएगा, जबकि इसे ग्राउंड ज्यादातर आपकी फीडबैक सेंसिंग की लाइन होती है। तो जब इसे ग्राउंड से फीडबैक नहीं मिलता है तो सेट हमारा रिस्टार्ट में चला जाता है। तो आपको पहले मत, ध्यान से देखना है कि कोई रजिस्टर से ग्राउंड आपका कहीं हट तो नहीं गया है। मतलब जो थर्मल की लाइन में उस पर ग्राउंड चेक करना अनिवार्य है, मतलब ग्राउंड चेक करना हाँ, ही पड़ेगा। जितनी भी रजिस्टर है उनका आपको देखना है कि जैसे ज्यादातर रजिस्टर, ज्यादातर जो होती है हमारी रजिस्टर, उस पर ग्राउंड नहीं आता है, ठीक है। और आपकी जो रजिस्टर इसके जो सील्ड के आसपास लगी होती है, उनमें आपको ध्यान से देखना है माइक्रोस्कोप से, तो आपको जिस रजिस्टर पे ग्राउंड आ रहा होगा और वहां से ग्राउंड आपका कट जाएगा, तो दिक्कत आपको यही आएगा कि आपका सेट रिस्टार्ट में चला जाएगा। तो मतलब थर्मल कैमरा, जो थर्मल जो होता है सब में रजिस्टर, वो एक साइड से ग्राउंड और एक साइड से उसका हाँ, वैल्यू आना चाहिए। एक साइड से रीडिंग आना चाहिए, हाँ। ये फाल्ट मैं बनाया हूँ सर, पोको M2 का। एक बार बताओ पोको एम क्या हुआ था, इनको बता दो भाई को। उसमें ना ग्राउंड नहीं आ रहा था उसमें, दोनों तरफ वैल्यू आ रहा था, तो मैंने एक हाँ तो साइड ग्राउंड किया उसको। मेरा वाला भी दोनों साइड से वैल्यू आ रहा हम्म, हाँ, एक को ग्राउंड पहले चेक कर लो स्मेटिक से। हाँ, तो पहले आपको ग्राउंड चेक करना होगा, क्योंकि जैसे कि हाँ। जो कंपनी है, कंपनी ने प्रोडक्शन बढ़ा दिया है, कंपनी हर आईसी का प्रोडक्शन दे रही है। जैसे कि अगर जैसे ये आपकी आईसी है, ये आईसी प्रॉपर काम करेगा तो इसका एक ग्राउंड से सेंसिंग लाइन बना देंगे। अगर उस रजिस्टर का ग्राउंड हट गया तो फिर ये बूटिंग में अटक जाएगा, सेट आपका रिस्टार्ट मारता रहेगा। इसका मतलब होता है कि जैसे इसका जो आईपी एड्रेस होता है ना, जैसे ये लाइन है तो हर लाइन का एक आईपी एड्रेस होता है, तो इस आईपी एड्रेस को सीपीयू बूटिंग में इसको राइट करता है। जैसे कि जब आपका सेट सेट चालू होते टाइम कुछ टाइम लेता है, जैसे 3 डॉट चलता है कुछ देर के लिए, तो वो उस टाइम सारे आईपी एड्रेस को रीड करता है, जितने भी बूटिंग में आते हैं, मतलब कि सेट को ऑन होने के लिए जितने भी उसको सेंसर कह सकते हैं, जितने भी सेंसर को चेक करने हैं वो सभी को चेक कर लेता है, अपलोड करता है, जिसमें अगर किसी में भी एक में दिक्कत आ गया तो फिर सेट को रिस्टार्ट कर देगा। है। जैसे सर ये आप पता कैसे चलेगा कि कौन सा साइड ग्राउंड होता है?
हाँ, तो इसके लिए क्या करेंगे, आप जब माइक्रोस्कोप से ध्यान से देखेंगे तो ये लाइन दिख जाता है, लाइन उखड़ता है ना हमारा, तो हमको दिख जाता है कि हाँ ये लाइन ग्राउंड से टच था हमारा। ठीक है, अगर सर इसके अलावा भी अगर आपका सेट रीस्टार्ट हो रहा है, तो कभी कभी हमने ऐसे भी केस बनाए हैं कि जिसमें है ना कोई, अच्छा कि आपका जो कैपेसिटर है वो माइनर शॉर्ट हो जाता है, माइनर जैसे ज्यादातर पावर आईसी के पास लगने वाले कैपेसिटर शॉर्ट हो जाते हैं माइनर। तो इसके लिए हम यूज करते हैं थर्मल कैमरे का। थर्मल कैमरे के साथ हमको मालूम पड़ जाता है, जैसे हम सेट को चालू करते हैं तो उस टाइम उसका टेम्परेचर और कंपोनेंट की अपेक्षा ज्यादा हो जाता है, धीमे धीमे करके बढ़ता है, तो हम समझ जाते हैं ये कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है। उसे निकालने से समस्या सॉल्व हो जाता है। अच्छा, तो सर ये जो माइनर शॉर्टिंग है ये डीसी पे नहीं बताई? हाँ, माइनस और डीसी भी नहीं बताएगा, क्योंकि देखो डीसी पे कब बताएगा, डीसी पे जब आपका क्योंकि सेट आपका चालू है तो बताएगा ही नहीं। सेट अगर आपका चालू है वो बताएगा नहीं पहले, क्योंकि सेट ऑन होने के बाद, जैसे कि सेट ऑन होने के बाद जब पावर आईसी वोल्टेज बनता है तो उस लाइन में शॉर्टिंग है, तो डीसी मशीन आप पहले नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि पावर आईसी ऑन करेंगे उसके बाद वोल्टेज निकलेगा, तब वो सेंस होगा। उससे पहले आपका सेट डीसी में से चालू ही हो जाएगा, तो वो आप उसको मेजर नहीं कर पाओगे। और सर मैं कुछ कुछ फोन में ऐसा देखा हूँ कि जब अपनी थर्मल निकाल देते तो मोबाइल ओके हो जाता है, चार्जिंग हट जाता है, और कितने में निकाल दो तो हटता नहीं है। हाँ, तो ये क्या है ना, ये जितने भी सेट सस्ते सेट होते हैं ना, सस्ते, जैसे कि आप ये कह लो कि ये प्रोटेक्शन होता है। अगर आप प्रोटेक्शन निकाल देंगे तो किसी किसी में ये डिजाइन होता है, जैसे आपका ये प्रोटेक्शन है, किसी किसी में ये डिजाइन होता है कि अगर आप इस सर्किट को निकाल देंगे तो समस्या आपको कुछ नहीं आएगा। ठीक है, अगर गलती से ज्यादा वोल्टेज आएगा तो सीधा सीपीयू चला जाएगा। मतलब समझो है कोई इस टाइप का सेफ्टी है। हाँ, एक तरह का हेलमेट है, जैसे आपको अगर आप गांव देहात में चलाते हैं गाड़ी को तो कोई टेंशन नहीं, आप हेलमेट लगाओ या मत लगाओ, और सिटी में चलाओगे तो आपको लगाना जन्मार्ह है, क्योंकि वहां पर कैमरे लगे हुए हैं, आपकी गाड़ी का नंबर कैच हो जाएगा, फिर चालान आपके घर पे आ जाएगा। सही है, सही सही। हाँ, ठीक है, तो ये होता है आपका थर्मल। थर्मल को चेक सर सर करके है। सर एक मिनट, बोलो। थर्मल क्या सिर्फ चार्जिंग के लिए यूज होता है कि और भी कुछ काम है नहीं नहीं, इसका? थर्मल एक हमारे फोन में प्रोटेक्शन है टेम्परेचर के लिए। जैसे आपने पहले कई बार केस सुने होंगे कि सेट रात में फोन लगा दिया चार्ज पे, सुबह देखा तो सेट ब्लास्ट हो गया, या जिम में रखते रखे रखे सेट ब्लास्ट हो जाता है, ऐसे केस हम्म। देखे होंगे। तो इस केस को मद्देनजर रखते हुए ये सर्किट को डिजाइन किया गया है। जैसे आईफोन के अंदर अगर सेट ओवर हीट हो जाता तो आईफोन खुद बोल देता है कि टेम्परेचर टू हाई या टू लो, तो सेट फिर उसमें आप कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, उसकी वो सेट वहीं के वहीं हैंग हो जाता है। जैसे ही सेट ठंडा होता है फिर आप उसे यूज कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये ये आईफोन में आता है ये मैसेज, देखा हूँ मैंने। हाँ, तो ये मैं से आता हूँ, ये सेम टू सेम वही है। ये वही है कि ये हमारी सेफ्टी के लिए है, कि जैसे हमको मालूम है कि हम इसका जो टेम्परेचर है अगर 100 हो जाएगा, जैसे 100 होता है, अगर इससे हमारी त्वचा खराब हो सकती है, जल सकती है, सेट अगर ब्लास्ट हो जाता है, तो अगर जैसे मान के चलो सीपीयू उसको सेंस कर रहा है, जब तक सीपीयू को 0.6 मिलता रहेगा वो समझ जाएगा कि इसका टेम्परेचर नहीं बढ़ा है। जैसे मान लो अभी मैं थोड़ा सा आपके सामने इसका मैं लाइव दिखा देता हूँ आपको, एक बार सुनो, इसका एक बार देख लेते हैं, जैसे क्या होता है। जैसे अभी हमने देखा था यहाँ पर कि 100 किलो ओम का दोनों थर्मल थे, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि दोनों को 2-200 कर देते हैं। ठीक है, 2-200 के दोनों थर्मल है, तो हम निकालेंगे B2। अभी हम इसको वोल्टेज वही 1.8 दे रहे हैं। अब हमारा दोनों जो रजिस्टर है वो 2-200 किलो ओम के, तो यहाँ भी ये 200 किलो ओम का ये हो गया, और नीचे दोनों ऐड हो जाते 400 हो गया। ठीक है, अब देखना आप यहाँ पर इससे हम इससे जब आप इससे कट करेंगे तो आपका ये 2 बार आएगा, और यहाँ से आप यहाँ पर जब इसे काटेंगे तो 0.9 आएगा, मतलब कि आपको दोनों रजिस्टर सेम वैल्यू को लेने हैं अगर आप उसे 1.8 से दे रहे हैं तो। मतलब आप वहां पर थर्मल को भी निकाल सकते हैं, आपके पास थर्मल नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप वहां पर दो सेम वैल्यू को रजिस्टर ले लेंगे, वहां पर आप सेम वैल्यू को दो रजिस्टर ले लेंगे। तो थर्मल रेजिस्टेंस में कुछ वोल्टेज आएगा क्या? हाँ, उसको ये वाला वोल्टेज मिलेगा, 0.9 वोल्टेज मिलेगा। मैंने किसी भी ठीक, मैंने अगर ठीक थर्मल ठीक है तो उसमें 0.9 वोल्टेज आएगा। हाँ, जैसे आप देखो ये है,
अब इस तरह से डिजाइन होता है। ये रजिस्टर नॉर्मल होगा, इसको 1.8 वोल्ट यहाँ से मिलेगा पावर आईसी से, इसे मतलब इस सर्किट को काम करने के लिए। यहाँ से जो ये थर्मल है आपका, टीएच है आपका, ये यहाँ से जो वोल्टेज मिलेगा वो 0.9 मतलब 0.6 से लेकर 0.9 मिलेगा। ये सेंसिंग वोल्टेज है, ये आपका एक सेंसिंग वोल्टेज है। ये सीपीयू सेंस करेगा इस वोल्टेज को। जब तक सीपीयू के जिस पॉइंट पे ये वोल्टेज मिलता रहेगा तो सीपीयू कोई भी एरर नहीं देगा। जैसे या तो ये लाइन कट गया, जैसे आपने इस पतरा उखाड़ा तो ये लाइन कट गया, या रजिस्टर टूट गया, या ये वोल्टेज मिस हो गया, तो फिर वो एरर देता रहेगा। सर या कम या ज्यादा हो गया तो सर हाँ हाँ, अगर देखो, उससे चेंज। अगर अगर वोल्टेज यहाँ से 1 हो गया तो बोल देगा टेम्परेचर टू हाई। अगर इससे कम हो गया 1 तो टेम्परेचर टू लो बोल देगा। मतलब कि कोई भी जो होती है लॉजिक आईसी है, लॉजिक आईसी हमारी पढ़ती है कैसे, वो 0 से स्टार्ट करती हैं और आपका 0.5 तक इसे पढ़ेंगी लो, इसे लो पढ़ेंगी। इससे ऊपर जब चला जाएगा तो इसे पढ़ेंगी, आप मीडियम कह सकते हैं, इसे मीडियम कह सकते हैं आप, यहाँ तो मीडियम बोलेंगे, मीडियम मतलब एल, मीडियम। और जब 1 चला गया तो इसे हाई पढ़ेंगी। ये आईसी के अंदर ज्यादा दिमाग नहीं होता है, मतलब और वो जैसा दिमाग नहीं, ये हम कोडिंग होता है। ये आईसी केवल आधे वोल्टेज तक सेंस कर पाती है। इतना वोल्टेज रहेगा तो ये लो पड़ेंगी, इतना हो जाएगा तो मीडियम पड़ेंगी, अगर इतना हो जाएगा तो हाई पड़ेंगी। इसे एक एक भी हो गया तो हाई पड़ेंगी ये। इनमें इस तरह से ही कोडिंग होता है, इन आईसी के अंदर इस तरह से कोडिंग होता है। मतलब इसके अंदर आधे आपका कम 30 मिली वोल्ट का डिफरेंस हो सकता है। मतलब इतने वोल्टेज में कम ज्यादा होगा तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ये उस वैल्यू को सेम टू सेम बताएंगे। तो जैसे आप करना क्या है, जैसे मान लो कि आप है ना किसी भी किसी का भी आप एरर है और उसे हटा नहीं पा रहे हैं, ठीक है, बट आपको ये मालूम है कि सीपीयू के इस पॉइंट पर जाता है। ऐसे आपको ये मालूम है कि सीपीयू के इस पॉइंट पर जाता है, इस पॉइंट पर, तो फिर आप अलग से बना सकते हैं उसे। मतलब आप अलग से फिर 2 रजिस्टर लगा के अलग से बना सकते हैं, पर ध्यान देना होगा वो वोल्टेज आपका 0.6 से लेकर आपका 0.9 के बीच में मिलना चाहिए। आप फिर अपनी मर्जी से 2 रजिस्टर कोई भी ले सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल है। उसमें भी ध्यान देना होगा, क्योंकि आप इससे देखो, यहाँ तो पावर आईसी से इसे इस वाले वोल्टेज ऑपरेट कर रहे थे हम, फिर आपके पास केवल एक एक्स्ट्रा वोल्टेज, वो भी कौन सा वोल्टेज आपके पास, 3.7। आपको बीपीएच पावर आपके पास एक्स्ट्रा वोल्टेज है, तो फिर आपको रजिस्टर को ये वोल्टेज से ये वोल्टेज बनाना है आपको। तो आपको फिर अपने हिसाब से 2 रजिस्टर लगाना होगा, जो भी आप लगा सकते हैं। उसके बाद वोल्टेज जब आउटपुट हो तो ये वोल्टेज निकले। अगर हम थर्मोस्टर की जगह 2 रेजिस्टेंस यहाँ जोड़ दे हाँ तो ये भी वैल्यू का, तो कम कर जाएगा हाँ, थर्मिस्टर का। मतलब कि सीपीयू को उस पॉइंट पर वोल्टेज चाहिए बस। ये वोल्टेज आप कहीं से भी दे दो, इस पॉइंट को आप कहीं से भी वोल्टेज दे दो, 0.6 वोल्टेज दे दो, कहीं से भी दे दो, तो ये एरर नहीं देगा आपका। ओके ओके। या तो आप खुद से बना लो, हम्म। ठीक है। आप खुद से कैसे बनाएंगे, तो इसका एक एप्लीकेशन आता है प्ले स्टोर पर, उसे बोलते हैं डिवाइडर सर्किट। तो वहां पर आप ऊपर लिख देंगे ये वोल्टेज मैं इसे दे रहा हूँ, और 2 रेस्ट की वैल्यू आप अपने हिसाब से कम ज्यादा करेंगे, कभी 100 करेंगे, किसी का 60 करेंगे, इस तरह से मेंशन करेंगे, तो ये वोल्टेज ऐसे ही बन जाएगा। तो आप समझ जाएंगे 2 रेस्ट लगाकर मैं ये वोल्टेज बना सकता हूँ। तो इसका एप्लीकेशन है, आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो ये डिवाइडर सर्किट आपका नॉर्मली सॉल्व हो जाया करेगा। डिवाइडर सर्किट। डिवाइडर सर्किट, हाँ। ओके। तो सर उसके वो पॉइंट पे देना है कि वो जो सीपीयू का पॉइंट पिन है, हाँ या तो पिन बाहर निकाल के भी दे? जैसे आपने सीपीयू का पॉइंट आपको मालूम हो गया, ये सीपीयू का पॉइंट है सेंसिंग वाला, ठीक है। तो आप फिर यूज करेंगे लेआउट या बिटमैप। बिटमैप से आप यहाँ से देख लेंगे इसका पॉइंट कहाँ है, जैसे यहाँ पर आया है, तो फिर आपको इस पॉइंट पर जंपर लगा दो कहीं से भी। कहीं से का मतलब होता है कि जैसे मान के चलो कि आपका है ना इस पॉइंट पर बाहर आएगा, आप सीपीयू को तो उठाएंगे नहीं, सीपीयू को उठाएंगे तो टाइम लग जाएगा, काफी सारी सेट को डेड और इसकी भी कष्ट को देना पड़ेगा। तो जैसे आपको मालूम है कि मुझे अब इस पॉइंट पर कहीं किसी भी तरह से मुझको 0.6 वोल्टेज देना है, किसी भी तरह से। तो हम क्या करते हैं, हम जो करते हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं 2 रजिस्टर। जैसे हम कहीं से भी 2 रजिस्टर ले लेते हैं, ऐसे एक रजिस्टर कर देंगे ग्राउंड यहीं पर, एक यहाँ कर देंगे, ठीक है, ग्राउंड कर दिया, एक रजिस्टर और ले लेंगे हम यहाँ पर। अब हमको मालूम है कि हमको यहाँ पर इतना वोल्टेज देना है कि हमको यहाँ पर 0.6 वोल्टेज आउटपुट हो।
तो फिर हम डाइवर्टर सर्किट के जो फॉर्मूला उससे चेक कर लेते हैं। जैसे हमारे पास अभी प्रेजेंट में 3.7 वोल्टेज ही एक्स्ट्रा होता है, मतलब इससे आप कोई भी सर्किट बना सकते हैं। बाकी आप इसमें जितनी वोल्टेज, जैसे इसमें 0.8 की लाइन होती है, उसे आप नहीं दे सकते इसमें। अगर आपने उसे दे दिया तो उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, उसका वोल्टेज कम हो जाएगा, उस लाइन का वोल्टेज कम हो जाएगा, तो सेट फिर आपका कोई और प्रॉब्लम करने लगेगा। तो आप केवल इस वोल्टेज बना सकते हैं बस। सर जो नेटवर्क सेक्शन में 1.8 की लाइन आती है वहां से भी दे सकते हैं ना? हाँ वो दे सकते हैं, हाँ वो कांस्टेंट वोल्टेज होता है ये। हाँ वो ये वाला वोल्टेज कांस्टेंट है, ये दे सकते हैं आप, ये काम करेंगे, ये दे सकते हैं, ये 100% पॉसिबल है, ये दे सकते हैं आप। सर रजिस्टर के कौन से सिरे पे हमें वो वोल्टेज डालना है? बीच में डालना है या नहीं, जो ग्राउंड साइड है? जो रजिस्टर ग्राउंड हो ना, ठीक है, उसके सेकंड सेकंड रजिस्टर पर जो जिस रजिस्टर के दोनों साइड हीटिंग आ रहा हो, जिस रजिस्टर का दोनों साइड हीटिंग आ रहा हो, आपको उसके उस सिरे पर देना है। और उसका एक सिरा ग्राउंड वाले रजिस्टर से जुड़ा होगा, तो आपको वहां नहीं देना, वहां से सेंसिंग के लिए वोल्टेज जाएगा। मतलब सर दो रजिस्टर है, एक ग्राउंड से टच है और एक सीरीज में लगा हुआ है, हाँ और उसके बीच में वोल्टेज दे दूं मैं? नहीं 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 नहीं, बीच में नहीं, यहाँ देना है, यहाँ यहाँ देना है आपको, यहाँ पर, यहाँ जो देना है। आउटपुट आउटपुट है समझो उसका। बीच में से आउटपुट होगा इसका। अच्छा बीच में से आउटपुट होगा सर, हाँ तो हाँ बीच में से मुझे जंपर देना है। हाँ, बीच से जंपर देना आपको यहाँ पर, जो भी इसका पॉइंट है। अच्छा अच्छा। और जो फर्स्ट साइड है मतलब एक दो और तीन, तीसरा ग्राउंड, तो ये फर्स्ट है, इस पे मैं दे दूं? हाँ यहाँ पे वोल्टेज दोगे आप पर पॉइंटेड। अच्छा अच्छा। तो सर वो डिवाइडर सर्किट में जैसे मैं डाल दूंगा कि मैं इतना किलो ओम का रजिस्टर लगाऊं तो मेरे को 0.6 वोल्टेज मिलेगा? आप वो दिखा देगा, वो दिखा देगा, आप इतने किलोमीटर लगा लो। अच्छा। हम्म। तो मतलब मैं कितने का भी रजिस्टर लगा सकता हूँ मेरे हिसाब से, वो कैलकुलेट करके? हाँ हाँ, वो आपकी मर्जी है, जितने भी लगा सकते हैं आप। सही। तो थर्मल जो एरर का प्रॉब्लम है वो केवल इतना ही है बस, ज्यादा नहीं है। आपको लगता है कि बहुत बड़ा है, वो छोटा सा ये खाली बस, पर आपको थोड़ा सा आप वो एरर देखते हैं बैटरी तो। में जो थर्मल है उसका कनेक्शन की सीपीयू के साथ ही है। हाँ हाँ, सबका कनेक्शन सीपीयू साथ होगा, क्योंकि सीपीयू ही देता है, मतलब कोई भी एरर देता है सीपीयू। सीपीयू के अंदर ही दिमाग होता है, मतलब माइंड सीपीयू के अंदर होता है, पावर आईसी इनके अंदर दिमाग नहीं होता है। वो तो केवल ओनली रीड ओनली मेमोरी होती है, मतलब उनको आप केवल पढ़ सकते हो बस, मतलब उनको सीपीयू केवल पढ़ सकता है। जवाब सीपीयू देता है, सीपीयू मतलब कि रीड भी करता है और राइट करता है, मतलब ये जवाब भी दे सकता है और इनको ले भी सकता है। तो जब इसको कोई भी लाइन नहीं मिलता है, तब ये बोल देता है कि एरर में दे देता है, ऑटोमेटिक फिर एरर दिखा देता है आपका ये। तो मतलब थर्मिस्टर का कनेक्शन डायरेक्ट सीपीयू से होता है। हाँ डायरेक्ट सीपीयू से होता है, क्योंकि सीपीयू ही एक ऐसा है जो बोल सकता है। बोलने का मतलब होता है कि वो कुछ भी बोल सकता है, चार्जिंग एरर टू हाई टू लो, वो यही देगा। छोटी आईसी में ऐसा प्रोग्राम होता ही नहीं है कि वो एरर दे देगा, क्योंकि सीपीयू बोलता है केवल। हम्म। ठीक है। सर तो ये जो अपने डिवाइडर सर्किट बनाए गए, तो इससे सेफ्टी भी बरकरार रहेगी कि सेफ्टी ब्रेक हो जाएगी? हाँ नहीं, सेफ्टी प्रकार रहेगी ना, सेफ्टी तो प्रकार रहेगी, क्योंकि जब आपका पावर आईसी का वोल्टेज जब पावर आईसी का वोल्टेज जब आपका बढ़ेगा, जैसे आपने 1.8 दिया है, गलती से वो 2.8 हो गया, तो फिर दिक्कत आएगा, फिर हाई टू हाई का फिर दे देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। मतलब बात वही है, चाहे आप दो रजिस्टर के थ्रू बना लो उसे, या थर्मल के थ्रू बना लो, बात वही है। थर्मल क्या है, ओके सर, ओके ओके। थर्मल दो तरह से काम करता है। एक तो क्या है, वो जैसे ही बोर्ड थोड़ा सा हीट होगा ना, तो उस जहां भी वो लगा होगा उसके आसपास के हीटिंग को सेंस कर लेता है वो। जैसे एक मिनट, जैसे मैं आपको समझाता हूँ कैसे काम करता है ये, ठीक है। मतलब कि आपका कहने का मतलब है कि जब रजिस्टर से हमारा काम हो सकता है, तो थर्मल लगाने की आवश्यकता क्या है। सही बात है सर, वही 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 दिमाग में आ रहा है ना कि जब रजिस्टर से काम हो सकता है तो कंपनी ने थर्मल लगाने का फायदा। हाँ जैसे मान लो कि ये आइए एक रूम है, ठीक है, यहाँ ये आपका ये रूम है एक, ठीक है। इसमें आपके कई सारे वर्कर काम कर रहे हैं ये, ठीक है। और यहाँ पर ये जो यहाँ पर अचानक से आग लग गया, या ये आग काम कर रहे हैं ऐसी जगह पे, यहाँ पर उस रूम का टेम्परेचर
आप मान लो कि 80 में लिख दिया, 80 उसका टेम्परेचर नॉर्मली रहता है, इतने में इतनी ये हीटिंग पे काम कर रहा है, यहाँ पर कोई भी काम हो रहा है जो हीटिंग का ही है। अब आपका इसका इतना टेम्परेचर, तो वहां पर करते क्या है कंपनी, जो भी कंपनी, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो लगाती हैं अलार्म, अलार्म लगा देती है। आपने सुना भी होगा अलार्म लगा होता है, जैसे लाइट लाइट आग लग जाता है तो ये अलार्म है। ठीक है, अलार्म में होता क्या है, अलार्म में दो पॉइंट होते हैं, एक ये होता है और एक आपका ये होता है, ये मान लो आप प्लस मान लो, इसे नेगेटिव मान लो, माइनस। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जैसे एक होता है, आप मान लो कि ये एक बैटरी है, एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी, और ये बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है जो मैंने टच किया है, ये बैटरी का पॉजिटिव पॉइंट है। अब यहाँ पर लगाया थर्मल, ये मैं लगा दिया थर्मल आपका, ये लगाया थर्मल, थर्मल आपका यहाँ पर 100 किलो ओम का है। 100 किलो ओम का मतलब है कि 100 किलो ओम का जो रजिस्टर होता है ना, वो किसी भी वोल्टेज को पास नहीं होने देगा। या मान लो कि जैसे इसको ये वोल्टेज मिल रहा है, अब ये जो बैटरी है ना, वो बैटरी, ये बैटरी आपकी 9 9 वोल्टेज की बैटरी है, ये आपकी बैटरी 9 वोल्टेज की है, ये बैटरी आपकी 9 वोल्टेज की है। अब इस रिंगर को काम करने के लिए कम से कम 5 वोल्टेज आवश्यकता होनी चाहिए, कम से कम 5 वोल्टेज। अब जब हम कोई रजिस्टर, हाई वैल्यू रजिस्टर सीरीज में लगा देते हैं तो क्या करते हैं, ये वोल्टेज को बहुत कम बाहर जाने देगी। जैसे आप यहाँ से 9 वोल्टेज आ रहा है, तो आप यहाँ पर देखेंगे 100 किलो ओम का रजिस्टर लगा है, तो ये ओनली आपको बाहर जब वोल्टेज करेंगे तो आपको केवल 1 वोल्टेज करीब मिलेगा। अब 1 वोल्टेज मिल रहा है, तो यहाँ पर हमारा अलार्म बजेगा कि नहीं बजेगा? हेलो, सही है, बजेगा ना सर? मतलब कि अलार्म को बजने के लिए पांच, कम से कम 5 वोल्टेज की आवश्यकता है, 5 वोल्टेज बजेगा। और यहाँ पर लगाया हाई वैल्यू रजिस्टर, तो यहाँ से केवल 1 वोल्टेज पास हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये बजेगा कि नहीं? बजेगा सर, बजेगा। मैं ये कह रहा हूं कि ये स्पीकर बजने के लिए 5 वोल्टेज पर ही बजेगा ओनली। ठीक है, भाई नहीं नहीं सर, 1 वोल्ट में स्पीकर, कैसे बजेगा ये? हाँ मतलब स्पीकर एक इसमें वोल्ट नहीं पर बजेगा, बजेगा। नहीं। हाँ नहीं बज रहा है ना। अब ये थर्मल में इसका टेम्परेचर मेंशन किया गया है कि जब तक इसका टेम्परेचर 80 तक रहेगा तब तक इसका वैल्यू, मतलब इसकी वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब समझो इस रूम में आग लग गया। अब ये कौन सा वाला थर्मल है, एनटीसी थर्मल है, मतलब कि हीट बढ़ने पर इसका टेम्परेचर, मतलब इसका वैल्यू डाउन हो जाता है। अब देखो जैसे अभी इसमें 100 है, मतलब इसका 80 है, और इसका अचानक से टेम्परेचर 200 हो गया इसका, तो ये भी हीट होगा। अब ये हीट होगा तो इसकी वैल्यू जो 100 थी, अब वो 100 वैल्यू पर ये 1 वोल्टेज पास कर रहा था, अब इसकी वैल्यू जब 200 रूम का टेम्परेचर हो जाएगा, इसकी वैल्यू घटकर रह जाएगी आपकी तकरीबन 10 किलो ओम, 100 से 10 रह जाएगी। अब जो ये 100 पर 1 वोल्टेज पास कर रहा था, अब ये 10 किलो ओम रहने पर ये वोल्टेज पास कर रहा है 6 वोल्टेज ने पास कर दिया। तो आपका ये आराम बजेगा कि नहीं बजेगा? हेलो, हेलो, बजेगा सर, 5 वोल्ट बजेगा। तो मिनिमम है ना। हाँ तो बजेगा ना, तो फिर मालूम पड़ जाता है कि हाँ इस रूम में या तो आग लग गई है, या तो कोई समस्या हो गया, इसीलिए अलार्म बज रहा है। बड़ी बड़ी कंपनी में अलार्म लगता है तो इसीलिए लगता है, वो इस तरह से सेंस कर लेता है वो, तो मालूम पड़ जाती है कि या तो उस फैक्ट्री के अंदर आग लग गया है, या कोई भी ऐसी चीज हुई है उसमें, या तो ये सर्किट शॉर्ट हो गया है इसीलिए हो गया, या उसमें आग लग गया है रूम के अंदर, तब ऐसा हुआ है, इसीलिए अलार्म बज जाता, अलार्म इस तरह से बच जाता। तो इसीलिए इस थर्मल का यूज हम इसलिए करते हैं, टेम्परेचर पर काम कर जाता है। अगर यहाँ पर हम लगाए थे रजिस्टर, तो रजिस्टर का तो हीटिंग से कोई मतलब ही नहीं है, वो तो वोल्टेज के हिसाब से आपने लगाया हुआ है, वोल्टेज को बराबर मिल ही रहा है। और वोल्टेज में जब चेंजेस होगा, जैसे आपने 1 पॉइंट वोल्टेज यहाँ से दिया है, अगर जब इसका वोल्टेज में कुछ चेंजेस होगा, तब वो अलार्म बजाएगा, तब वो अलार्म बजाएगा। तो अगर इसमें भले ही आग लग जाएगी तो उसे उससे कोई मतलब नहीं, वो अलार्म बजाएगा ही नहीं। हेलो, हाँ सही है सर। समझ में आया? क्योंकि ये आपका टेम्परेचर के हिसाब से ये इसका वैल्यू डाउन हो जाता है, तो फिर मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई इस रूम का किसी तरह से हीटिंग बढ़ गया है। और रजिस्टर में क्या है, रजिस्टर में जब वोल्टेज में कुछ चेंजेस होगा, तब तब जाके दिक्कत देगा। कुछ चेंजेस चल रहे हैं, मतलब थर्मल जो है वो टेम्परेचर के हिसाब से काम कर रहा है, और रजिस्टर जो है वोल्टेज के वोल्टेज, हिसाब से। हाँ हाँ हाँ, वोल्टेज सब काम कर रहा है इसीलिए। और सर एक और सवाल था
जैसे आपने बोला 0.6 से 0.9 का, तो मतलब हर थर्मल का सेम आउटपुट जो सीपीयू का यही होगा कि अलग होगा? यही होगा, सबका सेम होगा, यही रहता है। जितने भी सेंसिंग लाइन है वो एक वोल्टेज से कम वोल्टेज तक सेंस करती है। ओके सर। जितने भी सेंसिंग के पॉइंट आज तक बने हैं सारे पॉइंट आपके एक वोल्टेज से कम तक ही सेंस करते हैं, इससे ज्यादा अभी तक हमने कोई देखा नहीं है जो सेंस करता है। 0.6 से 0.9 समझो। 9 तक। अब तो आपको समझ में आ गया थर्मल क्या चीज है, क्यों लगाया है, क्यों बनाया है कंपनी ने। सही है भाई, समझ में आ गया सर, एकदम क्लियर हो गया वो थर्मल का काम क्या है, थर्मल से क्या प्रॉब्लम हो सकती है। और ये क्यों लगाया है, और इसे हम जब नहीं लगाते हैं तो हमारे फोन में हम सर्किट बाईपास क्यों कर रहे हैं, वोल्टेज को बाईपास करते हैं, सर्किट को हम करते हैं, वोल्टेज को बाईपास करते हैं। अब क्या है, जैसे जैसे ये यहाँ लगा हुआ है इस एरिया में, तो इस एरिया का जब हीट बढ़ेगा ना, जैसे इस आईसी का हीट बढ़ेगा, जैसे हम काम करते हैं, गेम खेलते हैं, तो सबसे ज्यादा लोड पड़ता है आपके जो भी आपका रैम है, एमएमसी बोलते हैं आप इसे, आईसी आप यूएफएस बोल लो, तो हीट होता है तो ये इसको सेंड करता रहता है यहीं पास ही पास में। तो इसका हीट ज्यादा ज्यादा हो जाता है तो ये ऑटोमेटिक सेट को मतलब सेट को बंद कर देता है। ये लाइन कट जाएगा, सेट सीबी समझ जाएगा कि ये ज्यादा हीट हो गया, सेट को बंद कर देगा, जिससे कि कहीं सेट ब्लास्ट ना हो जाए। इसीलिए ये ज्यादातर जो जो आईसी का ज्यादा काम होता है उनके पास लगे होते हैं। आप गेम खेलते हैं, ये सबसे ज्यादा हीट होता है, और सबसे ज्यादा हीट होता है आपका 4G आईसी, क्योंकि उस नेटवर्क पर आप गेम खेलते हैं, उस नेटवर्क पर गेम खेलते हैं, नेट इंटरनेट चलता है, इंटरनेट में सबसे ज्यादा 4G आईसी में लोड पड़ता है, क्योंकि हाई बैंड का आईसी यही है, इसीलिए इसके पास में लगाया गया सर एक बार रिपीट कर दे, थर्म पे हम कितने स्टेबल वोल्ट देंगे कि उसको निकाल दें और हमारा काम बन जाए? है। स्टेबल आप दे सकते हैं, देखो जैसे आपका देखो छोटा सर्किट है, आप दो रजिस्टर ले लो 100 100 किलो ओम के, ठीक है, उसको आप 1.8 वोल्टेज दे दो, जो नेटवर्क आईसी में आता है ना 1.8, वो दे सकते हैं आप। यानी किसी भी थर्म पे कहीं पे भी लगाए, नेटवर्क में लगाए, सीपीयू पे हाँ कहीं भी थर्म और लगाए, उसको और 1.8 देंगे तो हाँ हमारा काम स्टेबल हो रहेगा, जाएगा। यानी कि। हाँ अगर आपके पास क्वालकॉम सीपीयू है, ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा, ये मतलब क्वालकॉम सीपीयू के अंदर एक्स्ट्रा वोल्टेज कौन सा होता है, जो एक्स्ट्रा है बिल्कुल, जैसे आपके होते हैं ना ईडिल पॉइंट होते हैं, ईडिल टेस्ट पॉइंट होते हैं, जी ईडीएल पे उसमें 1.8 ही हाँ आता है। उसमें से एक पॉइंट हमारा एक्स्ट्रा होता है 1.8, वो केवल पोर्ट बनाने के लिए, पोर्ट बनाते टाइम ही यूज में लिया जाता है केवल वो, बाकी वो वोल्टेज चाहे लगाते टाइम ऑटोमेटिक वो आता ही रहता है वहां पर। तो आपका चार्जिंग से अगर मार रहा है तो वो वहां से भी दे सकते हो आप। ठीक हो गया सर। सर ये थर्मल खराब होने से बैटरी का एरर प्रॉब्लम और रिबूट, हाँ थर्मल ये खराब होने प्रॉब्लम से, है। हाँ थर्मल खराब होने से आपका सेट रिबूट करेगा, और कोई भी डिस्प्ले में मेंशन कर दे कि टेम्परेचर टू हाई, टेम्परेचर टू लो। और आपने कभी कभी देखा होगा कि जो भी स्क्रीन पर जब आता है तो कभी तो एक छोटा सा गुड्डा टाइप बन के आ जाता है एरर का, कभी कुछ लिख कर आ जाता है, कभी कोई दूसरा एक मौजी बन के आ जाता है। तो ये क्या है ना, ये जब जब कंपनी अपनी फ्लैश फाइल बनाती है ना, उस फ्लैश फाइल में ये पहले से ही डिसाइड करती है कि हमारे एरर में इस टाइप का दिखेगा। तो कभी आप ऐसे कंफ्यूज मत होना कि इसमें तो इस टाइप का दिख रहा है, उसमें इस टाइप का दिखता है, ये क्या लिखा है, मतलब कि सब कंपनी अपनी फ्लैश फाइल में डिजाइन करती है कि मुझको एरर ऐसा दिखाना है अगर ये आता है, तो ये कंपनी की फ्लैश फाइल में ऐड होता है। अलग अलग तरह के होते हैं, वो कंपनी अपनी फ्लैश फाइल में ऐड करके देती है कि अगर ये वोल्टेज नहीं मिला तो ये स्क्रीन पर ये दिखेगा। सर ये फोन रिबूट करने के लिए तो बहुत सारा रीजन होता है, तो ये रीजन के लिए थर्मल भी एक रीजन है क्या? हाँ देखो, हाँ ये भी थर्मल रीजन, जैसे आप ज्यादातर सेट में रिबूट होता है तो उसमें आप ऑन ऑफ पत्ता चेक कर लेते हैं, बैटरी चेंज हाँ कर लेते हैं, नीचे का सबबोर्ड चेंज कर लेते हैं, फ्लक्स हाँ केबल चेंज कर लेते हैं, कभी कभी आप कैमरा निकाल के देख लेते हैं, कभी कभी सेंसर पे हाँ टेप लगा लेते हैं, सेंसर को निकाल हाँ देते हैं। तो सब हाँ कुछ हाँ कर लें, आप सीपीयू और ईएमएमसी रिवॉल्व कर चुके हैं, तब तो आपका हाँ। कुछ नहीं बचा। नहीं, तब आप, सभी सब थर्मल को देख लेना है। तब क्योंकि आपके पास ऑप्शन ही बताओ, ऑप्शन क्या है आपके पास फिर। सर अगर हम पहले से ही थर्मल को आप हाँ हाँ, हैं, तो ये क्या है कि सीपीयू ईएमएमसी मतलब उतारने से पहले थर्मल को देख लो। हाँ
क्योंकि वो तो सीपीयू इनमें होगा। टाइम लग जाएगा और थर्मल में ज्यादा टाइम लगेगा। सो हल्का सा हीट करो और देखो इसका इसका वैल्यू डाउन हो रहा है नहीं हो रहा है। वैल्यू डाउन हो रहा है इसका मतलब है कि ये तो ओके है, थर्मल तो ओके है। अब देखो सर्किट ओके है कि नहीं इसका, जो इतना ये वोल्टेज सेंस करता है वो देख लो, बस काम हो जाएगा। तो थर्मल एकदम खराब है ये कैसे पता चलेगा? हाँ तो जब आप इसे हीट करेंगे ना तो इसका वैल्यू डाउन नहीं होगा, ओके ओके। क्योंकि ये सर थर्मल किस किस सेक्शन में ज्यादा लगता है? थर्मल एक तो आपका लगता है जो इमएमसी है उसके पास लगता है, जैसे आप कह सकते हैं एक टाइप का चिप सेट के सेक्शन में लगता है। हाँ सेकंड लगता है आपका नेटवर्क सेक्शन में, ज्यादातर 4G आईसी का लगा होगा हाँ। ये। और और तीसरा लगता है बैटरी के अंदर। और सर हमारा बैटरी एरर बेड थर्म से आता है, ये किसी से भी आ सकता है? हाँ देखो हमारे हमारे फोन में दो लाइन होती है, एक होती है आईडी की, एक होती है थर्मल की। ठीक है, अगर बैटरी से संबंधित एरर आ रहा है, जैसे आपका बैटरी टेम्परेचर आपका आ रहा है ऐसे आता है बैटरी एरर, या कुछ एक ऐसा भी आता है कस्टमर केयर करके कुछ आता है, तो वो आपकी ये प्रॉब्लम आपकी आईडी की लाइन से आती है। अगर टेम्परेचर से संबंधित कोई भी लाइन आ रहा है तो थर्मल की लाइन है, मतलब होता है कि आपको दोनों ही लाइन चेक करनी पड़ती है, आईडी और थर्मल की। सर वो जो आता है अनेबल टू चार्ज करके। हाँ तो वो आपका लाइन जो होती है उसमें 90 जो आपका Vivo Y91 है उसमें एक ही लाइन दी गई है केवल, उसमें दोनों लाइन हाँ इंटरली जोड़ देते हैं। मतलब आपको ऐसे लगती है कि यहाँ पर तो एक ही लाइन है, उसको क्या है, उसको अंदर जाके वो दो रजिस्टर लगाकर उसको वहां से दो लाइन बना देते हैं। वहां तो एक लाइन होगी और वहां से दो लाइन बना देते हैं, वो अंदर आईसी के अंदर दो लाइन बना देते हैं वही अंदर ही अंदर। ये कंपनी डिजाइन करके भेजती है पहले से ही। देखो अगर आपको एरर हटाना है तो आपको एक बार सीपीयू का नॉलेज होना चाहिए, सीपीयू का नॉलेज। सीपीयू का नॉलेज होगा तो आप खुद से बना लोगे, फिर तो खुद से सर्किट बना दोगे और वोल्टेज दे दोगे, काम खत्म हो जाएगा। और नहीं तो आप स्टेप बाय स्टेप चेक कर लो, 4G को चेक कर लो एक बार, फिर आप चेक कर लो एक बार इमएमसी के थर्मल को चेक कर लो हीट करके हल्का सा, हीटिंग से मालूम हो जाएगा। और डायग्राम अगर आपको नहीं है तो आप नहीं पहचान पाएंगे, इसके लिए फिर थोड़ा टाइम लग जाएगा आपको, हल्का सा पूरे बोर्ड को हीट करेंगे और फिर आपको देखना पड़ेगा कि किस रजिस्टर का वैल्यू डाउन हो रहा है। तो ये उस टाइम देखना पड़ेगा अगर आपका कोई डायग्राम नहीं है जब। तो आईडी का सर कनेक्शन डायग्राम में डायरेक्ट। परफेक्ट। हाँ डायग्राम से आपको आपका टाइम बच जाता है, डायग्राम से आपका टाइम बच जाता है और कम समय में आप कोड को फाइंड कर पाते हैं। सर बैटरी का आईडी कहाँ से आता है, वो सीपीयू से है? अरे ये ऐसा नहीं, ये क्या है, बैटरी आईडी का क्वालकॉम का अलग सर्किट होता है और MediaTek का अलग सर्किट होता है और सैमसंग का अलग सर्किट होता है। मतलब कि थोड़ा सर्किट में हल्का सा चेंजेस होता है। तो जब आपका चार्जिंग जब आपका आगे आएगा ना, अभी सर्किट आपके आगे आएंगे तो उसमें आपका हर आईसी बाई आईसी होगा तो समझ में आएगा। ये तो एक बेसिक कंपोनेंट के हिसाब से बताया था, क्योंकि इस कंपोनेंट का एक्चुअल रोल हाई है और इसका लगना जरूरी है। ठीक है सर। ठीक है। सर ये आपके आपके स्मेट्रिक में शो कर रहा है कि थर्मल रजिस्टर है 100 ओम्स का। हाँ हाँ, आ, और किसी भी में करेगा ये ऐसा शो? दिखाते हैं आपको, दिखाते हैं कि वो डायग्राम में कहाँ मिलेगा। ठीक है, तो एक बार आप यहाँ क्लिक ठीक करेंगे, है। ठीक है, और आप सीधा आएंगे, आप ये है ना, आप खोलेंगे ये मोबाइल सॉल्यूशन खोलेंगे, इसके फोर्थ नंबर पर ये ना, आप यूज करते हैं ये हार्डवेयर सॉल्यूशन आप यूज करते हैं, आपको इसके डी पार्ट में आना है। डी पार्ट में लिखा हुआ है थर्मिस्टर, और ये सभी इसके मॉडल हैं जितने भी देखो यहाँ पर कई सारे सैमसंग के फोन हैं। तो ऐसे आप पोको ले लो आप यहाँ से, जैसे अभी आप लोग पोको X3 Pro है, पोको M3 है, तो पोको M3 लो आप। तो पोको M3 की दिखा देगा आपको, तो पोको M3 का आपका दिखा रहा है, देखो पोको M3 में इमएमसी के पास ये लगा हुआ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया कि हाँ इमएमसी के पास 100% होना ही चाहिए। अब देखिए 4G आईसी के पास, तो ये 4G आईसी है कि नहीं बताओ, हाँ मतलब क्लियर हो गया। दो आईसी के पास लगा होगा, हाँ। तीसरा बैटरी के अंदर बस। ठीक ठीक। ठीक है, तो फिर आपको इस क्लास का वीडियो मिल जाएगा। बाकी अगर आपके
कोई भी सवाल है तो पूछ सकते हैं, दिन में जो भी आपके पास हैंडसेट आए हों, इसमें आपका कोई समस्या हो, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आप पूछ सकते हैं। आपके पास अभी टाइम है 10 मिनट का, आप पूछ सकते हैं। हाँ सर, मेरा एक सैमसंग का है A21s। हम्म। उसमें पावर की प्रेस करने से कोई 91 होता है, उसके बाद पावर की छोड़ने पे 00 हो जाता है। आपका है A10s है कि 20s है आपका? 21s। 21। आपका E21, एक मिनट, आपका 21। 2127, ये 127। 217। हाँ, 217। 217, ठीक है। आपका सर्किट ये है आपका। हाँ ये। देखो यहाँ पर सबसे पहले अगर डेड सेंटेड है, देखो अगर जो आप डीसी से रीडिंग चेक करते हैं, रीडिंग आपको समझाता है क्या? रीडिंग समझाता है कि आपके फोन में वोल्टेज कहाँ तक जा रहा है। ठीक है, तो इसको कंफर्मेशन कैसे करते हैं? आपका रीडिंग कितना लेके जीरो हो रहा है? 91। 91। इसका मतलब कि आपका, 91। हाँ मतलब आपका, 65। ठीक। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप लगाएंगे चार्जर। ठीक है, सबसे पहले आप चार्जर लगाएंगे। ठीक है, चार्जर लगाने के बाद आप देखेंगे कि आपके फोन में बीपी पावर बन रहा है कि नहीं। ये तो बन रहा होगा क्योंकि आपका वोल्टेज ले रहा है। हाँ। ठीक है, ये बन रहा होगा। इसके बाद आपके सेकंड वोल्टेज बनना चाहिए ये वाले कॉइल के, 1 2 3 4। अब इस पे कितना वोल्टेज आता है तो आप अपने सारे डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पर आपका 2 वोल्टेज से लेकर 0.6 वोल्ट तक आना चाहिए। ठीक। ठीक है, सभी कॉइल पर। जैसे इस पर 2 आ रहा है, इस पर 1 आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आना जरूर चाहिए, कुछ ना कुछ आना जरूर चाहिए। अगर इन पर देखो, अगर देखो ध्यान देना, डेड सेट को चेक करने का सिंपल तरीका है कि पहला स्टेप वही करेंगे, चाय लगाएंगे और पहला वोल्टेज चेक करेंगे, बीपी पावर। पहला क्लियर हुआ। सेकंड ये चेक करना है, तो जैसे इनका वोल्टेज आपको कितना मिलना चाहिए, ये वोल्टेज है तो कम से कम आप डिसाइड कर लो, आपको 2 वोल्टेज से लेकर आपको 0.8 वोल्टेज तक मिलना चाहिए। ये 6 मान लो, ये मिलना चाहिए इन कॉइल का। ठीक है, अब ये भी मिलना चाहिए स्टेबल। स्टेबल मतलब कि जैसे यहाँ का चेक करें, अगर आपका यहाँ पर 2 वोल्टेज है तो 2 वोल्टेज ही होना चाहिए, रुका रुका हुआ। आपने रखा तो रुका हुआ होना चाहिए, रुका हुआ। ऐसा नहीं कि आपने अभी रखा है, अभी 2 आ गया, फिर थोड़ी देर आपका 0.8 हो गया, फिर आपका 0.6 हो गया। इस तरह से आपका कम ज्यादा हो रहा है कुछ ही सेकंड के अंदर। तो ये रीजन अगर फास्ट हो रहा है, जैसे ये आपका जो चेंजेस है वोल्टेज फास्ट हो रहा है, तो सेट में शॉर्ट है, तो आपका शॉर्टिंग है, तो आपका शॉर्टिंग है। ठीक है, अब शॉर्टिंग कहाँ आ रहा है तो अब ये देखेंगे। ये समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक। ठीक सर। सभी डेट के बाद सभी डेट चेक कैसे करते हैं। ठीक है, अब देखो ये ऐसा होता क्यों है, तो ऐसे इसलिए होता है कि सबसे पहले आपके कॉइल के वोल्टेज बन जाते हैं, सभी कॉइल के वोल्टेज बन जाएंगे। अब ये कॉइल के वोल्टेज जब इसके अंदर जाते हैं, फिर आपके बोलते हैं एलडीएस वोल्टेज। अब एलडीएस वोल्टेज क्या होते हैं, तो जैसे आपने देखा है कि कैमरे को ऑन होने की 1 पॉइंट वोल्टेज मिलता है पावर आईसी से। आपने देखा होगा नेटवर्क नेटवर्क को के लिए 1 पॉइंट वोल्टेज बनता है, रिंगर आईसी के लिए 1 पॉइंट वोल्टेज आता है, या आप ईएमएमसी के लिए 2.8 वोल्टेज आता है। तो इन्हीं को एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं। या आप ऐसे कह सकते हैं कि हाँ। कोयल कोयल से जुड़े हुए रेस्ट कोयल से जुड़े हुए कैपेसिटर को छोड़कर जो और खाली कैपेसिटर हैं, उन पर जो वोल्टेज बनता है 1.8 सिम के लिए जाता है, 2.8 ईएमसी के लिए जाता है, डब्ल्यूटीआर के लिए 1 वोल्टेज जाता है। तो ये सभी वोल्टेज को हम एलडीएस वोल्टेज बोलते हैं। तो पहले हमारे बनते हैं बक वोल्टेज। अब जब बक वोल्टेज के अंदर चले जाते हैं, बक वोल्टेज एक तो सीपीयू के लिए जाते हैं। जैसे यहाँ से आपका 0.8 वोल्टेज बना, तो सीपीयू के लिए जाएगा। ठीक है, सीपीयू के लिए वोल्टेज जाने के बाद फिर यही वोल्टेज लौट के आता है इसके अंदर, फिर फीडबैक, इसे बोलते हैं FB, फीडबैक। जब फीडबैक इसके अंदर जाता है तो ये एलडीओस वोल्टेज को ऑन कर देता है। जैसे सपोज मान लो, जैसे एक थोड़ा एग्जांपल के लिए बता दूं आपको, जैसे ये डायोड है। ठीक है, डायोड का ये पॉजिटिव सिरा है और ये सिरा, डायोड का ये सिरा हाँ। नेगेटिव है। ये डायोड का पॉजिटिव सिरा, ये एक डायोड है आपका, ये आपका डायोड है। अब ये लाइन आपका यहाँ जुड़ा हुआ है,
तो आप मुझे बताओ, अगर मैं डायोड के इस सिरे पर जैसे मैंने इस सिरे पर 0.8 वोल्टेज दिया, तो मुझको यहाँ पर वोल्टेज पास होगा कि नहीं होगा? हमारा डायोड की जब हम प्लस से वोल्टेज देते हैं तो वो पास कर देता वोल्टेज को। ठीक है, तो हाँ हाँ जैसे ये फीडबैक का वोल्टेज जब इसके अंदर जाता है ना, तो इसके अंदर एलडीओ लगे होते हैं। एलडीओ का मतलब होता है, जब आपने देखे ना ये चार पैर के इस टाइप के, मैंने आपको बताया था ये। हाँ 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 सर। हाँ, तो ये जब, जैसे मैंने बताया था कि एलडीओ को काम करने के लिए चाहिए ईएन, जैसे ईएन मिल जाएगा तो एलडीओ आउटपुट कर देगा आपका। बताया था कि नहीं? हाँ हाँ। बताया था तो सर। जैसे मान जितना लो कि वोल्टेज इस, देंगे उससे हाँ कम आउटपुट करेगा। हाँ, अब देखो, अब आपको इतना समझ में आ गया, तो अब आप आगे भी समझ जाओगे मैं क्या समझना चाह रहा हूँ। जैसे मान के चलो कि जब आप पावर आईसी के पास चेक करते हो, तो आपको कई पिनों पर बीपी पावर मिलता है, कई पिनों पर, मतलब कई सारे कैपेसिटर पर आपको मिलता है सिस्टम वोल्टेज, जिसे आप बीपी पावर के नाम से जानते हैं। मिलता है कि नहीं? मिलता है सर। मिलता है ना? अब आप देखना, आप समझ हाँ जाओगे। ठीक है, अब मेरा ये एलडीओ है। ठीक है, अब इस एलडीओ को यहां से एलडीओ को आउटपुट देना है आपका, मान लो कि 2 वोल्टेज से देना है, ये 2 वोल्टेज आउटपुट देगा। तो एलडीओ काम करने के लिए क्या क्या चीज की आवश्यकता होती है? एलडीओ का आईसी है, अ, उसको काम करने के लिए क्या क्या चाहिए? एक तो ग्राउंड चाहिए। ग्राउंड है, इनपुट ग्राउंड चाहिए। चाहिए। हाँ, अब इसे देखो, अब इनपुट इसको, आउटपुट। अब ये तो आउटपुट हो गया, मुझे आउटपुट में 2 वोल्टेज चाहिए। ठीक है, अब मुझे इसे वन इनपुट देना पॉइंट पड़ेगा। चाहिए। हाँ, तो मैंने इसे इनपुट ये दे दिया है। अब ये आईसी के अंदर मेंशन होता है इस तरह से, आईसी के अंदर इस तरह डिजाइन होता है कि इनपुट मैंने इसको पहले से ही बीपी पावर दे के रखा है। सबसे पहले तो बीपी पावर बन जाता है ऑटोमेटिक, तो ये सबसे पहले आईसी के अंदर ये ऑटोमेटिक इसको मिलता रहता है ऑटोमेटिक। ठीक है, पर ये आउटपुट नहीं करेगा। आउटपुट कब करेगा? जब इसे ये मिलेगा वन पॉइंट ईएन, नहीं। ईएन कब ईएन मिलेगा? मिलेगा। जब ये वोल्टेज बन जाएगा, तो ये वोल्टेज फिर ईएन के रूप में इसे मिल जाता है 0.8। तब ये वोल्टेज मिलेगा, तो ये आउटपुट करेगा कि नहीं करेगा फिर एलडीओ? हाँ करेगा। तब ये वोल्टेज बनता है 2.0। तो मान लो कि अगर आपका ये एलडीओ का 2.0 वाला लाइन है, ये वाला, और इस लाइन में शॉर्टिंग है, इस लाइन में ये कैपेसिटर शॉर्ट है, ये कैपेसिटर शॉर्ट है, तो बताओ, जब आपका ये वोल्टेज बनेगा, फिर फीडबैक मिलेगा, और ये वोल्टेज आने पर जीरो, पूरा वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगा, पूरा वोल्टेज जीरो हो जाएगा। तो ये प्रक्रिया चलती रहेगी आपकी, तो इसीलिए आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट करता रहता है। ठीक सर। समझ में आ गया कि नहीं? तो इसके बाद सर क्या करेंगे, पावर को चेंज करना पड़ेगा या नहीं कैपेसिटर नहीं का नहीं नहीं, देखना पावर चेंज नहीं पड़ेगा? करेंगे। अब आप पहले इस लाइन को आपने ढूंढ लिया कि इसमें शॉर्टिंग आ रहा है, क्योंकि ध्यान देना, अगर इनका वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है, तो आप समझ जाना कि इसके एलडीओ लाइन में शॉर्टिंग है। तो हमारे फोन के अंदर पावर आईसी से ज्यादा से ज्यादा 30 वोल्ट, 30 लाइन होती है केवल, ओनली 30 लाइन एलडीओ की होती है। तो 30 लाइन के कैपेसिटर आसपास लगे होते हैं। तो आपको सभी को चेक कर लेना एक एक के बाद, जो लाइन शॉर्ट होगी उसके दोनों साइड बीप आ जाएगा, समझ जाओ ये लाइन शॉर्ट है। ठीक है, ये लाइन शॉर्ट आ गया। अब आपको बिट मैप से चेक कर लो, ये लाइन कहाँ कहाँ जा रहा है, ये लाइन फिर आप चेक कर लो ये लाइन जा कहाँ कहाँ रहा है। तो जैसे ये आपका सीपीयू में जा रहा है, एमएमसी में जा रहा है। अब आपके पास 3 ऑप्शन आ गए, मतलब आपने लाइन भी ढूंढ लिया, आपने लाइन भी ढूंढ लिया। और लाइन कैसे ढूंढा है? लाइन जैसे मान लो कि आपने लाइन ढूंढी, यहाँ से आपने देखा कि ये मेरा 2 वोल्टेज का लाइन था, जो कि एलडीओ जब ऑन होता है तब ये वोल्टेज आउटपुट में मिलता है मुझको। अब मेरा ये लाइन में शॉर्टिंग आ गया, तो अब ये लाइन मेरा यहाँ भी जा रहा है, और ये लाइन मेरा इसमें भी जा रहा है, और ये लाइन मेरा इसमें भी जा रहा है, तीन इसमें जा रहा है। अब मुझको कंफ्यूजन है कि मैं इसे निकालूं, इसे निकालूं, इसे निकालूं, या मेरे इसमें लगने वाले निकालूं कैपेसिटरों को। तो हम क्या करते हैं, डीसी मशीन में, यहाँ पर डीसी में सेट करते हैं 2 वोल्टेज, और सेट कर लेते हैं 3 एम्पियर। तो जब आप इस पर जैसे इस लाइन पे वोल्टेज आप देखो डायरेक्ट डीसी मशीन से, तो जो भी आईजी शॉर्ट होगी वो हीट होने लग जाएगी इन तीनों में से। क्योंकि शॉर्टिंग आप जब ही निकाल सकते हो जब आप उस लाइन को ढूंढ कर उस लाइन में जितनी वोल्टेज काम करते हैं उतनी वोल्टेज आप डीसी मशीन से दे सको, तभी आप शॉर्टिंग को निकाल पाओगे। तो थर्ड स्टेप आपका ये होता है। तो इस तरह से आपका पावर सिस्टम काम करता है। ठीक है, ध्यान देना, आगे से डेट सेट आए तो डीसी मशीन की रीडिंग की अपेक्षा आप ऐसे चेक करना, जैसे मैंने आपको बताया, पहले वहां की वोल्टेज, फिर यहाँ की वोल्टेज।
अगर वो वोल्टेज बन रहा है और ये वोल्टेज नहीं बन रहे, तो अभी आपका काम पावर आईसी के अंदर ही है, आप आगे मत जाओ, पावर आईसी के अंदर ही काम करो अभी। सर ये 21 इसका एक बार सर लाइट सेक्शन में एक बार आ जाइए सर आप, एलसीडी बैक लाइट में। सर वो ग्राफिक्स आईसी में आइए, लाइट आईसी में। इसका हाँ हाँ लाइट ग्राफिक दोनों का एक ही आईसी है इसका। हाँ हाँ। सर ये बड़ा वाला जो कॉयल है, लाइट का नहीं है, उसके ये नीचे लाइट का नी, है, ये लाइट का ये है। पास वाला जो ऑडियो आईसी है शायद, ऑडियो के ऊपर जो देखो कॉयल है एक बता ये। देता हूँ, एक मिनट आपको। देखो, जो कोयल आपका डायोड से उसका सिरा जुड़ा हुआ हो, वो लाइट का होगा। इसके अदरवाइज ग्राफिक का, ये ग्राफिक के लिए, ये ग्राफिक ये का। नहीं, हाँ ये जो ग्राफिक है ना, इसका नीचे जो कैपेसिटर है, उसके नीचे, उसको उसके नीचे जो है वो वाला, और उसका पास वाला राइट साइड वाला, ये दोनों ही साइड सर शॉर्टिंग है। हाँ कहाँ से भी इसका इसका लाइन से ये ग्राफिक्स आईसी में ही हाँ कनेक्टिविटी है, और कहाँ पर भी नहीं, ये शॉर्टिंग हाँ। मुझे नहीं, तो नहीं इस जा रहा है। हाँ, तो इसके लिए आप इस आईसी को बदल दो, तो काम हो जाएगा। सर ये दो कैपेसिटर मैंने उठा लिया है, फिर हम्म। भी उस जगह से शॉर्ट दिखा रहा है, दूसरा हाँ सेट मेरे पास है, हाँ, इसका उसमें मतलब short है नहीं। कि ये जो आईसी है ना, ये आईसी आपका, ये आईसी शॉर्ट हो गया है। सर वो भी निकल दिया है हमने, फिर भी यहाँ पर आपका, शॉर्ट है, ये आईसी मैंने निकाल दिया है, ये दोनों जो कैपेसिटर है, हाँ ये दोनों कैपेसिटर भी शॉर्ट है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका, ऐसा करो, ये आप इसके लिए क्या कर सकते हैं, पहले आप ये डिसाइड करो कि ये लाइन में शॉर्टिंग, मतलब ये लाइन में शॉर्टिंग होता है कि नहीं। ठीक है, तो सर इसके लिए क्या चेक कर लो, करेंगे, यहाँ पर बताता हूँ। शॉर्टिंग नहीं होता है। हाँ, इसके लिए कैपेसिटर करेंगे। में दोनों साइड बीप साउंड मिलता तो नहीं है, हाँ मैं एक ये बता, साइड भी मिलेगा। हाँ मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ कि पहले आपको ये देखना पड़ेगा, जैसे आपने ये दोनों निकाल दिए और आपने आईसी हाँ भी निकाल दी, तो हाँ हमारे हिसाब से और आपके हिसाब से ये है कि ये आईसी का जो ये पॉइंट का लाइन है, वो आईसी तक ही गया है और कहीं नहीं गया। हाँ, नहीं नहीं तो नहीं। आपका कहने का मतलब है कि जब मैंने आईसी निकाला, ये दोनों निकाला, तो मेरा सॉर्टिंग हटना चाहिए, हाँ 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 हटना चाहिए ना। हाँ हाँ हाँ। हाँ तो नहीं इसके, है। हाँ इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए पहले आप कंफर्म करेंगे कि आइस, कभी कभी कंपनी क्या करती है कि कोई भी नेगेटिव वोल्टेज, जैसे यहाँ से आपका एक बीएसएन बनता है, हम्म, ठीक है, तो बीएसएन के लिए भी वोल्टेज बनाती है, तो यहाँ पर ऐसा कैपेसिटर कभी भी दोनों साइड में शॉर्टिंग नहीं आता। तो इसके लिए क्या हाँ करेंगे, हाँ जैसे आपके पास कोई और हैंडसेट है, जैसे A12 है, ठीक है, तो उसमें भी आईसी लगा हुआ आपका, हाँ हाँ। तो आप A12 के इस पॉइंट पर चेक करेंगे कि क्या आ रहा है। सर मैंने सेम टू सेम सेट में भी दिखा है, यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है, पर मेरे पास जो अभी सेट आया है कोई उसमें बात नहीं, शॉर्टिंग लगा रहा चलो है। कोई बीट में बात, भी चेक किया, बीट में सिर्फ चलो ये कैपेसिटर से ये आईसी तक ही आता है, और ठीक है, कहाँ ठीक, पर भी नहीं जा रहा है। कोई बात नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसके लिए देखो, आप इसके लिए आप एक बार आप ये कर लेंगे, जैसे मान लो कि आप ये कैपेसिटर को आप यहाँ से भूल जाओ, ये कैपेसिटर इसमें नहीं लगेगा, ठीक है। हाँ हाँ। अब आपको करना क्या, आप यहाँ पर लगाएंगे कैपेसिटर एक अपनी तरफ से नया, ओके। ठीक है, उससे यूवी मास्क से एक साइड से ग्राउंड कर देंगे, ठीक है, ये एक साइड से। अब आप क्या करेंगे, अब आपको आईसी चाहिए, अब आईसी का रीडिंग चाहिए आपको। हाँ। अब तो रीडिंग के लिए पहले आप, ये आपका आईसी है, ठीक है, अब आईसी का आप, आपके आईसी के ये पैड है, आपके आईसी के पैड है आपके, हम्म अब ये पैड आपके आईसी के हैं। हम्म। अब आपको मानो ये पैड मेरा इस पॉइंट पर लगने के बाद जुड़ जाता है, ठीक है। ओके। अब आईसी के अंदर भी ग्राउंड होता है, हम्म जैसे मान लो आईसी में ये पॉइंट ग्राउंड है, तो अब हम्म आप लेंगे मल्टीमीटर। हम्म अब आपने मीटर लिया है, हम्म ठीक है, मीटर को आप रखेंगे वही मोड पर, जिससे जो मोड पर आप रखते हैं, डायोड मोड पर रखेंगे। हम्म। और यहाँ पर आपके दो प्रॉप होते हैं, एक आपका ब्लैक होता है और एक रेड होता है, और यहाँ पर आप अपने रेड को ग्राउंड कर देंगे, यहाँ आईसी के अंदर कर देंगे, ठीक है। और ब्लैक से चेक करेंगे, ब्लैक से आपको यहाँ रीडिंग मिल, जैसे आपने यहाँ चेक किया, आपको रीडिंग यहाँ पर मिल गया, 500 रीडिंग मिल रहा है, मतलब आईसी के अंदर तो रीडिंग ओके है, ओके। मतलब कहीं इंटरनली शॉर्ट हो गया है।
तो फिर आप क्या करेंगे, इस लाइन को यहीं से कट कर देंगे, अंदर अंदर कट कर देंगे, ठीक है। या ओके आप ऐसे करेंगे, आईसी के अंदर इस बॉल को नहीं बनाएंगे, यहाँ पर यूवी मास्क लगा देंगे, और आप ओके अपनी आईसी के अंदर एक माइक्रो जंपर निकाल लेंगे, ओके। उसको यहाँ टच कर देंगे, तो लाइन बाईपास हो गया। हम्म। तो आपको सर काम। यूवी मतलब कि ऊपर भी हम जंपर करके आईसी लगा देते हैं? हाँ हाँ, आप, हाँ ऐसे कर दो आप, आईसी के अंदर यूवी मास्क लगा दो, इसे लगा दो। अगर कंपनी ने कंपोनेंट दिया है, उसका रोल है, तो कंपोनेंट भी आप ऐसे लगा सकते हैं, तो ये बाईपास हो गया, और काम भी हो जाएगा, लाइट भी ग्राफिक दोनों आ जाएंगे। ठीक है सर, कल ट्राई करते हैं ये। ठीक। ओके सर, थैंक यू। दूसरा सेट कैपेसिटर का वैल्यू ले लूँ? नहीं नहीं, वो कैपेसिटर जो आपके पास है ना, हाँ। ठीक है, इस कैपेसिटर को क्या करेंगे, इस कैपेसिटर को आप जिस साइड से ग्राउंड है ना ये, हम्म, आप ऐसे करो, इन दो कैपेसिटर को यहाँ जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ो दोनों को, हम्म, यहाँ यहाँ जगह खाली है ना आपका, यहाँ जोड़ दो, हम्म। ठीक है। ये जंपर आप उठा के यहाँ मार देना बस। ओके ठीक है सर। क्या सर, पर वो लाइन जो शॉर्टिंग है ना, वो लाइन से शॉर्ट नहीं है, आईसी के अंदर भी शॉर्टिंग दिखा रहा है। हाँ, तो आईसी खराब है ना फिर आपका। हाँ, आईसी आईसी ठीक है, आईसी खराब नहीं है, आईसी मैंने चेक कर लिया है। तो फिर ये आप तो एक समझ में बार नहीं आ रहा। आप, जैसे आपने मुझे बताया कि दूसरे बोर्ड के हिसाब से यहाँ रीडिंग आना चाहिए। दूसरे बोर्ड में रीडिंग आ रहा है, हाँ, आईसी तो के फिर अंदर आप भी रीडिंग आ रहा है। फिर आईसी के अंदर भी रीडिंग ही आएगा इस पॉइंट पर, ये पॉइंट यहाँ से हाँ जुड़ा हुआ है, तो आईसी के अंदर भी इस पॉइंट पर रीडिंग ही आएगा। हाँ। तो आपको आईसी में जंपर लगाना है एक माइक्रो। ओके। आपको यहाँ पर तो यू मस लगा देना, यू मस यहाँ लगा देंगे। आपको हाँ जंपर हाँ लगाना आईसी के अंदर, आईसी में 500 रीडिंग होगा, हाँ हाँ हाँ। उस रीडिंग को फिर आप यहाँ दे देंगे, ये कैपेसिटर दोनों यहाँ लगा देना, ग्राउंड से यहाँ जोड़ देना इसे, ठीक है, फिर कल काम। देखते हैं, कल ट्राई करते हैं सर। ठीक। ठीक है सर, थैंक इस यू। क्लास का वीडियो मिल जाएगा आपको। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट।